आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 भूगोल का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें हमने हिमालय के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान है क्या? तो देखो, उत्तरी मैदान क्या है कि यहाँ से पहले एक विस्तार बताया था कि ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है कि हिमालय है, ठीक है। हिमालय के जस्ट नीचे वाला क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। जैसे ये चित्र हुआ भारत का, मान लो। तो ये वाले हिस्से में क्या है कि तुम्हारा हिमालय है। ये वाले हिस्से में क्या है? हिमालय है। यहाँ है ना हिमालय। तो ये वाला हिस्सा जो होगा हिमालय के जस्ट नीचे, ये ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। तो ये हुआ उत्तरी मैदान, ठीक है। ये वाला हुआ क्या? ये उत्तरी मैदान। तो लोकेशन क्लियर हुई कि उत्तरी मैदान कहाँ पास है। अगर देखो, उत्तरी मैदान ना इस साइड है ना इस साइड है। उत्तरी मैदान हिमालय के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो उत्तरी मैदान बना कैसे, इसका डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तरी मैदान आखिर बना कैसे। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? तो क्या देखो, इसका निर्माण कैसे हुआ कि यहाँ से हिमालय से, जैसे हिमालय ऊंचा है, हिमालय ऊंचा है ना। तो जब हिमालय से कोई नदी निकलेगी तो किस साइड आएगी? जब नदी कोई निकलेगी तो नीचे साइड आएगी, इस साइड आएगी, ठीक है। तो जब इस साइड आएगी तो जब नदी आएगी तो पानी बस तो लाएगी नहीं। और साथ में जो नदी में क्या गाद रहता है, जिसे मतलब कचड़ा हो गाद जिसे सब साथ कहते हैं। नदी में अकेले नदी बस तो नहीं बहती ना। जब नदी में देखते हो तो बालू पत्थर मिट्टी सब रहता है। तो जब ऊंची देखो, अगर समतल है बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ऊंचे से गिरेगी, जब यहाँ से पहाड़ से नीचे गिरेगी तो साथ में गाद वगैरह सब गिर जाएगी ना नीचे। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ से जैसे सिंधु नदी निकलती है, आती है, ठीक है। सिंधु नदी आती है, गंगा नदी भी है, ये इस साइड ब्रह्मपुत्र नदी है। बड़ी बड़ी नदी बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, सिंधु नदी इस साइड आ गई, इस साइड गंगा नदी आ गई और इस साइड ब्रह्मपुत्र नदी आ गई। उसकी कितनी सहायक नदी है? बहुत सारी है सहायक नदी। तो क्या होता है कि ये क्या करती है, यहाँ गाद भर देती है, ठीक। गाद भर देती मतलब कि कचरा भर देती, गाद अवसाद भर देती। तो ये क्या होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? मैदान का निर्माण होता है। तो मैदान का निर्माण समझ में आया कहाँ से होता है? मैदान का निर्माण होता है नदियों के अवसादों से, ठीक है। तो देखो, यहाँ से कौन सी तीन तीन नदी प्रणाली है? कौन कौन सी तीन नदी तंत्र है उत्तरी मैदान में? कि सिंधु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नदियों के निक्षेपण से, नदियों, तीन ही बड़ी नदी है ना यहाँ। अब जितनी देखोगे, चाहे राम गंगा देख लो, चाहे गंडक कोसी यमुना, जितनी नदी निकलती हैं किसी ना किसी नदी में मिल जाएगी। चाहे सिंधु में मिल जाएंगी, चाहे गंगा में, चाहे ब्रह्मपुत्र में। तो सबसे तीन बड़ी कौन सी नदी है? तीन। तो उत्तरी मैदान किन से बना है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से बना है। किससे बना है? नदियों के निक्षेपण से बना, नदियों के अवसादों के निक्षेपण से बना, नदियों के अवसादों के निक्षेपण से बना, ठीक है। निक्षेपण से बना, निक्षेपण, अरे निक्षेपण, ठीक है, से बना। तो समझ में आया ना उत्तरी मैदान किससे बना है। फिर ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो मतलब यहाँ से कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ? तो देखो, जो निक्षेपण है ना, तो यहाँ से कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ये एक प्रकार है मृदा का। जब मृदा के बारे में आगे होगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी समझ लो बस, जलोढ़ मृदा पाई जाती है यहाँ, ठीक। अब इसका क्या होगा कि कुछ क्षेत्रफल होगा।
मतलब कि अब एरिया भी तो होगा ना इसका कि कितने एरिया में फैला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? ये इसका एरिया है कि मतलब इसके पास कितनी जमीन है। कितनी जमीन है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितनी जमीन है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ से क्वेश्चन, भावर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा, भावर क्या है। ठीक है, हिमालय के 3 विभागों के नाम उत्तर से दक्षिणी, अरावली और विंध्य से पहाड़ी में कौन सा पठार? पठार पूछा है। बांगर और खादर पूछा है, ये बांगर और खादर पूछा है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पूछा है, यानी कि तुमको बांगर खादर भी बताना पड़ेगा। ठीक है, ये अब इतना हुआ। अब इसके बाद देखो एक तो फैक्ट है, ये वाला याद कर लेना कि जो माजुली द्वीप है, कौन सी थी? माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली या माजुली कुछ भी कह दो। माजुली द्वीप जो है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? नदी पर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का नदी पर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मतलब कि द्वीप तो बहुत सारे हैं, लेकिन नदी में बनने वाला द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं कि लोग जो होते हैं निवास करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? यहाँ निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं। याद रखना ये। ठीक है, मैं पता चल जाएगा। करते कहते नहीं। ये माजुली द्वीप कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। ठीक है, माजुली द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहाँ पहले यहाँ से देखो, यह क्या है कि ये हुआ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों के निक्षेपण से बना ये एक जलोढ़ में। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों के निक्षेपण से बना। इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और फिर इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर इसी में एक माजुली द्वीप है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कहाँ है? असम में है। असम में है। कहाँ? असम में है। और फिर अब इसी के इसमें आ गए। ठीक है, ये वाला पॉइंट था ना, अब इसके बाद आएंगे यहाँ से पॉइंट आ गए। ये डिब्बा का अलग था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये सघन जनसंख्या, यहाँ क्या होता है, इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। अगर तुमसे पूछेगा कि विशेषताएं बताइए उत्तरी मैदान की, तो लिख देना। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि। ठीक है, मतलब कि कृषि, जब मैदान में सबसे ज्यादा भूमि खेती होती है ना, मैदान में खेती होती है, तो यहाँ से लिख दो कि कृषि की उत्पादकता, कृषि की उत्पादकता, कृषि की उत्पादकता वाला क्षेत्र, कृषि की उत्पादकता वाला क्षेत्र। इसलिए सघन जनसंख्या, सघन जनसंख्या देखते होगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये इलाके में बहुत सारी जनसंख्या रहती कि नहीं रहती? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहती। तो यह उत्तर प्रदेश में उत्तरी मैदान है। देखो, उत्तर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और क्या हो गया यहाँ से बिहार हो गया, यहाँ सब क्या है? उत्तरी मैदान का हिस्सा। तो कृषि की अत्यधिक उत्पादकता होती है। कृषि की यहाँ लिख दो अत्यधिक उत्पादकता।
अत्यधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र, इसलिए सघन जनसंख्या होती है, सघन जनसंख्या निवास करती है। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जैसे कुछ दो आप लिखा है यहाँ, छोटे छोटे अर्थ हैं उनको भी हम बताते चलते हैं। दो आप क्या है? दो नदियों के बीच का भाग होता है। अब देखो क्या होता है कि अब उत्तरी मैदान की प्रकार देख लेते हैं कि आखिर ये कितने, इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो उत्तरी मैदान का 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो उत्तरी मैदान के भाग क्या क्या हो सकते हैं? उत्तरी मैदान के भाग, ठीक है, उत्तरी मैदान के भाग देखो, अगर हम ऊर्ध्वाधर बांटेंगे तो यहाँ से दो प्रकार के होते हैं भाग, 1 और 2। ठीक, अगर देखो जैसे ये हुआ हमारा भारत का मैप, समझो ये, ठीक, समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? तो देखो अगर हम इनको ऐसे बांटें, कैसे? जैसे ये हुआ मान लो उत्तरी मैदान का हुआ, ठीक है, तो अगर हम इनको ऐसे बांटें कि 1 1 2, तो ये क्षैतिज होता है कि ऊर्ध्वाधर होता है? क्षैतिज होता है ना, ये कि यही लाइन होता है, ये वाली लाइन हुई हमारी। इससे यहाँ जो क्या है, इन दोनों के बीच में है ना उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान इन दोनों के बीच में है। तो अगर हम इसको माने कि ये पंजाब एवं राजस्थान का मैदान है, ये गंगा का मैदान है और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, अगर हम इसको इस तरह बांटते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्षैतिज। क्या कहलाता है? क्षैतिज कहलाता है, क्षैतिज। तो क्षैतिज आधार पर, किस आधार पर? क्षैतिज आधार पर। तो क्षैतिज आधार पर इसको हम कह सकते हैं, पहला पंजाब हरियाणा का मैदान, ये पंजाब राजस्थान का मैदान, ठीक है। और दूसरा, अब देखो ये वाला हुआ तो ये गंगा का मैदान, क्या हुआ? गंगा का मैदान, ठीक है। और ये क्या हुआ? तीसरा हुआ ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो इसको हमको नहीं पढ़ना, बस इसको समझ लो कि इस तरह हो सकता है, बाकी इसका डिटेल नहीं पढ़ना, क्यों? क्या है ना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको नहीं पढ़ना। तो ये समझ लो कि देखो इस तरह अगर हम बांटेंगे तो ये पंजाब राजस्थान का मैदान हो जाएगा, ये गंगा का मैदान हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। ये क्षैतिज बंटवारा है। कौन सा बंटवारा है? क्षैतिज बंटवारा, ठीक है क्षैतिज बंटवारा। अब मान लो एक और मैप बनाते हैं, ये जैसे मैप बनाए, ये, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह बांटे कि ये एक इलाका हुआ 1, फिर ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक इन्हीं के बीच में, जैसे मान लो कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, मान लो गंगा का वो उत्तर का मैदान, तो हम भाग बांट दें, जैसे 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, इस तरह बांट दिए ना। अगर हम इस तरह बांटते हैं तो ये क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। देखो अगर हम इस तरह बांटेंगे तो ये क्षैतिज कहलाएगा, अगर हम इस तरह बांटेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर। हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब ऊर्ध्वाधर कैसे? ऊर्ध्वाधर आधार पर, तो ये समझ में आ गया ना कि क्षैतिज बंटवारा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या होगा, पता चल गया ना। अब एक बार किताब अच्छे से पढ़ते जाना तो ये वाला यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आखिर है क्या।
ठीक है। तो अब देखो ऊर्ध्वाधर आधार पर बांटेंगे तो मैदान को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला आता है हमारा भाभर। क्या आता है? भाभर। ठीक है। और यही क्वेश्चन तुम्हारे में पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है कि भाभर क्या है। ये क्वेश्चन भाभर क्या है, ये भाभर लिख दो या भाभर लिख दो। ठीक है। और ये पूछा हुआ है। ठीक, तो ये भाभर लिख दो या भाभर लिख दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए भाभर लिख दो। ठीक है। फिर तराई पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ है? तराई पूछा हुआ है। और तीसरा पूछा हुआ बाढ़ का मैदान, इसे हम खादर व बांगर कहते हैं। तो इसको लिख दे सकते हो कि बाढ़ का मैदान। क्या लिख सकते हो? बाढ़ का मैदान। तो बाढ़ का मैदान 2 होते हैं, एक खादर होता है और एक बांगर होता है। ठीक है। और चौथा हुआ डेल्टा का मैदान। डेल्टा का मैदान। ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़े बहुत समझ में आया? देखो उत्तरी मैदान इसी के बारे में तुमको पढ़ना है। अब तुम्हारे में यही पूछा भावर क्या है, तराई क्या है, बाढ़ का मैदान में खादर बांगर क्या है, डेल्टा का मैदान क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो बन जाएगा कि नहीं? खादर कहेंगे नए को और बांगर कहेंगे पुराने को, है ना? खादर बांगर। ठीक है। अब चलो हम शुरू करते हैं एक एक बारे में। अगर इनके भी देखो ये 4 ठो अगर पढ़ ली ये वाले डिटेल से, अभी थोड़ा पढ़ेंगे तो इसके बाद उत्तर का मैदान खत्म। ठीक, तो अब किसको पढ़ेंगे हम? भावर को पढ़ेंगे। ठीक, किसको पढ़ेंगे हम? भावर को पढ़ेंगे। तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहले हम थोड़ा इसको देख लें। पहले हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नज़र हल्का सा। तो जैसे एक होता है दोआब। क्या होता है? दोआब। ये जान लो कि दोआब क्या है। यहाँ से तुम अच्छे से पढ़ लेना, बस जो क्वेश्चन तुम्हारे पीछे अभ्यास में लिखे तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे वैसे पॉइंट उठा के रख देना जो भी पूछे। ठीक है। अगर दोआब पूछे तो दोआब रख देना, दोआब ना पूछे तो दोआब ना लिखना। लेकिन दोआब का क्या अर्थ होता है? 2 नदियों के बीच का भाग। मान लो देखो यहाँ से एक नदी गई, ठीक है, ठीक, और एक नदी जाके इसमें मिल गई। ठीक, तो ये जो बीच का भाग बचा, ये जो बीच का भाग बचा, ये बचा ना बीच का भाग, तो इसको क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। तो क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। याद रहेगा कि 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। ठीक, देखो 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। तो अब जैसे ये पंजाब हुआ, पंजाब, तो ये क्या है ना कि 5 नदियों के दोआब से मिलके बना। कितने नदियों के दोआब से मिलके बना है? 5 नदियों के। ये 5 नदियों के दोआब से मिलके बना, 5 नदियों के दोआब से मिलके बना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पंजाब। इसे क्या कहते हैं? पंजाब। क्योंकि ये 5 नदियों के दोआब से मिलकर बना, का नाम इसीलिए पंजाब। बाकी अब वो 5 नदियां जानने की जरूरत नहीं है। सिंधु गंगा, सिंधु की जो सहायक नदी है ना, सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास, इन 5 नदियों के दोआब से मिलके बना क्या? पंजाब। तो बस इतना जान लो कि 5 नदियों के दोआब से मिलके क्या बना है? पंजाब। दोआब किसे कहते हैं? कि 2 नदियों के क्षेत्र का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोआब। यानी कि जो दो नदी हो गई, इसमें ये क्षेत्र बच गया, इसको क्या कह देंगे हम? दोआब कह देंगे। क्लियर है? अब इनको अगर देखना हो तो थोड़ा सा देख सकते हो। बताएं कि ना बताएं? 5 नदी कि ज्यादा हो जाएगा? इसमें तो तुम्हारे सवाल में है नहीं।
तो ज्यादा हो जाएगा है। एक्स्ट्रा क्यों बताएं, इतना समझ गए ना। कि अब बाकी नदियों के बारे में अगले बताएंगे, जब अगला अध्याय आएगा तो उसमें बता देंगे। अब यहाँ आता है भांवर। भांवर क्या है, ठीक है, ठीक। तो भांवर क्या है तो समझो भांवर क्या है। तो जैसे ये पहाड़ हुआ हमारा, ठीक है, तो ये यहाँ ऊपर हिमालय है ना, तो हिमालय से ये नीचे आई, नदियां जो हैं ये नीचे आई। ये तो मतलब कि ये जो है, यहाँ से क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं बड़े आराम से आ जाते हैं। जैसे देखो, जब ऊपर से कोई चीज आएगी, यहाँ से मान लो नदी आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये हिमालय हुआ, यहाँ से नदी आ रही है, तो यहाँ से ये बड़े बड़े पत्थर भी लेकर आएगी, आएगी कि नहीं लेकर आएगी, ये फिर गाद भी लेकर आएगी, तो ये जाके यहाँ पास जमा देगी, कहाँ पास, यहाँ पास, ठीक है। तो मतलब कि देखो यहाँ ऊंचाई है, यहाँ जब ऊंचाई से नीचे ढाल की तरफ जाएगी तो जितने गाद होंगे वो सब आ जाएंगे ना, कि बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ढलान कम हो गई, यहाँ से देखो यहाँ पूरी ढलान थी ना, लेकिन यहाँ पास क्या हो गई कि ढलान कम हो गई, तो ये जो पत्थर थे सारे तो सब आके यहाँ रख जाएंगे, भर जाएंगे कि ना भर जाएंगे। और ये पानी होगा, गाद होगा, ये पानी का भराव हो जाएगा ना, यहाँ पानी कम रहेगा, यहाँ पानी कम रहेगा, क्योंकि क्या है कि ढाल है, ढाल में पानी भर गिर जाएगा नीचे। लेकिन यहाँ क्या है, ढाल कम है, गड्ढा हो गया है, तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इतना समझ में आया थोड़ा बहुत। तो जब पानी अधिक हो जाएगा तो ये जो जितने पत्थर हैं, क्या जितने पत्थर हैं सब यहाँ हो जाएंगे ना। अब बड़े बड़े पत्थर ना रह के छोटे छोटे पत्थर हो गए, तो ये देखो यहाँ इसी को हम कहेंगे तराई, क्योंकि यहाँ पानी भर जाता है और यहाँ पानी नहीं रुकता है, तो इसे भांवर कहेंगे। ये बस थोड़ा समझने की जरूरत थी। अब मैं अब बताते हैं तुमको। ये भांवर की क्या है ना, इसकी परिभाषा तुमसे पूछा था ना, परिभाषा पूछा था। देखो ये हिमालय के, हिमालय के, या शिवालिक हिमालय लिख दो या फिर हिमालय लिख दो, ठीक है। तो क्या लिख दो, हिमालय के, क्या लिखे, नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में के नीचे बन होती है। देखो हिमालय के गिरिपाद में 8 से 15 किलोमीटर या 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को, चौड़ी पट्टी को भांवर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। हिमालय के गिरिपाद में मतलब देखो जो हिमालय के जस्ट नीचे है ना, ये तो हिमालय के जस्ट नीचे है, तो समझ लो कि 8 से 10 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर जाएगी यहाँ तक और यहाँ से ले जाएगा यहाँ तक। तो कितने किलोमीटर है, यहाँ 8 किलोमीटर हो सकता है, यहाँ 16 किलोमीटर हो सकता है। तो ये चौड़ाई है, लंबाई नहीं है। तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, भांवर कहेंगे। क्या कहेंगे, भांवर। और उसी के जस्ट नीचे को कहेंगे हम तराई कहेंगे, और उसी के जस्ट नीचे को हम जलोढ़ का वो बाढ़ का मैदान कहेंगे, और उसी के जस्ट नीचे को हम क्या कहेंगे, इसको हम ऊर्ध्वाधर बांट रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा, भांवर कहलाया जाएगा हमारा।
ये वाला क्या रहेगा, तराई कहला जाएगी, ये खादा बाढ़ का मैदान और ये डेल्टा का मैदान। ठीक है, तो हिमालय के गिरिपाद में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। देखो अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में इसकी अत्यधिक पारगम्यता के कारण, इसकी मतलब कि अधिक पारगम्यता के कारण देखो यहाँ क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, समझो कि यहाँ क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो जो नदी का पानी होता है वो क्या कहलाता है कि पार कर जाता है उनको पत्थरों को। तो जब पत्थरों को पार कर जाता है तो यहाँ से मान लो बड़े बड़े पत्थर हैं ये, ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं। ये भावर की परिभाषा समझ आए कि हिमालय के गिरिपाद में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भावर कहते हैं। फिर इसमें इतना बस ना लिखना, इसको देखो ये क्या होता है, इतना ये बड़े बड़े पत्थर हुए हमारे। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जब नदी गई तो यहाँ से नदी आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि यहाँ से जब नदी गई तो यहाँ से पारगम्यता होने के कारण यहाँ चली जाती है इस साइड। तो इस साइड में लगता है कि नदी यहाँ गई और फिर यहाँ दिखती नहीं नदी। यहाँ नदी का जो पानी है वो नहीं दिखता है, दिख रहा है नदी यहाँ से आई और इसको पार करके यहाँ चली गई। अधिक पारगम्यता कारण मतलब कि नदी की पारगम्यता इतनी क्षमता है कि यह पत्थर के ऊपर न बढ़ के पत्थर के नीचे घुस जाती है। इसे हम पारगम्यता कहते हैं, मतलब पार करने की क्षमता। क्या? पार करने की क्षमता। इसको पार करके वो कहाँ चली जाती है, उस पार चली जाती है, यानी कि ये पत्थर के नीचे चली जाती है। तो यहाँ नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। नदी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर नदी इस साइड दिखाई देगी। किस साइड दिखाई देगी? इस साइड दिखाई देगी। और जब इस साइड दिखाई देगी तो इसी को हम तराई कह देंगे। क्या कह देंगे? तराई। लेकिन यहाँ नदी जो होती है लुप्त हो जाती है। लुप्त हो गई कि किसके कारण? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, अधिक पारगम्यता हो जाती है, इसके कारण यहाँ नदी लुप्त हो जाती है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? आया ना थोड़ा सा? अब इसको लिख दो कि अत्यधिक पारगम्यता के कारण यहाँ नदी लुप्त हो जाती है। अत्यधिक पारगम्यता समझ में आया किसे कहते हैं? अत्यधिक पारगम्यता के कारण। ये भावर तुम्हारे क्वेश्चन में है यार, तो इसको पूरा लिखना है। अत्यधिक पारगम्यता के कारण, चित्र भले न बनाना, ठीक है। नदी यहाँ लुप्त हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये बताओ, ये कृषि के लिए सही है कि नहीं? यहाँ खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। कृषि हेतु उपयुक्त नहीं, यहाँ खेती नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं। अब बड़े बड़े पत्थर में कौन सी खेती होगी? ठीक है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ खेती नहीं हो सकती। ठीक है, तो इतना समझ में? यहाँ खेती क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। जब इतने बड़े बड़े पत्थर हैं तो इसमें क्या होगी ये बताओ? और अधिक पारगम्यता होती है, इसी के कारण ये क्या होता है कि पार कर जाता है। तो इसे हम भावर कहेंगे। अब भावर में कोई दिक्कत हो तो बताओ, बन जाएगा। अगर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देना क्योंकि चित्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये चित्र अपने नोट्स में बना लेना, ये वाला समझने के लिए, ताकि ये भूले ना। ठीक है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं खादर की तरफ, उसके तरफ, तराई की तरफ। तराई है ना? तराई ये भावर की दक्षिण में स्थित है, उत्तर में नहीं है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पट्टी क्या कहलाएगी? जैसे एक मैप बना दे रहे हैं हम, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो किताब में बहुत छोटा लिखा हुआ है कि अगर पढ़ोगे तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से।
लेकिन यहाँ से 40 मिनट होने लगे हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा कि यहाँ तक उत्तर का मैदान है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसको हम मान लिए, क्या मान लिए, भांवर, ठीक। फिर इसको हम मान लिए क्या, इसको मान लिए क्या, तराई, ठीक। और अगर हम मानना चाहें तो इसको हम बाढ़ का मैदान मान लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये एक दूसरे के नीचे स्थित है कि ऊपर स्थित है, बगल में स्थित है कि नीचे स्थित है, नीचे स्थित है ना। यानी कि भांवर के जस्ट नीचे तराई है, तराई के नीचे बाढ़ का मैदान है, बाढ़ के मैदान के नीचे क्या है, डेल्टा का क्षेत्र है। तो डेल्टा का क्षेत्र इस साइड नहीं है, डेल्टा का क्षेत्र इस साइड होगा। डेल्टा का क्षेत्र हमारा इस साइड होगा, ये इस साइड डेल्टा का क्षेत्र होगा, इस साइड। किस साइड होगा डेल्टा का क्षेत्र, डेल्टा का मैदान इस साइड बनेगी, जैसे ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया, ठीक है। डेल्टा का मैदान इस साइड बनेगी यहाँ। तो डेल्टा के जब मैदान के बारे में आगे तब बताएंगे। अब देखो तराई किसे कहते हैं, तो ये कि भांवर के दक्षिण में स्थित 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ठीक है। भांवर के दक्षिण में स्थित, ये कहाँ है, भांवर के, भांवर न लिखो, भावर लिख लो, चलो। आठ से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, याद रहेगा भांवर क्या है, ठीक है। ये क्षेत्र है, ये जैसे एक हुआ, ये दूसरा नंबर हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये यहाँ से ये तीसरा हो गया, यहाँ से इसको इस साइड करके इसको हमने चौथा कर दिया, ये वाला, ठीक। ये तराई कहाँ है, भांवर के दक्षिण में है ना, उत्तर में तो नहीं है। अब देखो यहां से इस साइड आए, ये तो क्या होता है कि ये होता है भांवर का क्षेत्र है ये, ठीक है। लेकिन जब जो पानी आएगा तो ये आके यहाँ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कि ना रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ ढाल कम है, गड्ढा है, तो यहाँ से रुक जाएगा। यानी कि यहाँ पानी भरा रहेगा, यहाँ से पानी जल्दी बहेगा नहीं, बहेगा क्योंकि गड्ढा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दलदल बनने लगेगा, बनने लगे दलदल, कितना बनने लगेगा। और यहाँ से देखो बड़े बड़े टुकड़े तो ऊपर रह गए, तो यहाँ क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ गाद के रूप में भर गए। तो जो नदी का पानी आएगा, तो नदी का पानी तो आएगा तो इसके ऊपर से आएगा, तो ये ऊपर ना रहेगा, क्योंकि देखो कि माटी के पानी जो होता है वो पत्थर के अंदर तो घुस सकता है, लेकिन माटी के अंदर अगर घुसेगा तो एकदम माटी के ऊपर, जब माटी जितना सोखना चाहे उतना सोख लेगी, लेकिन फिर उसके बाद ऊपर ना दिखाई देगा पानी। तो यानी कि ये क्या हुआ कि पानी क्या हुआ, ऊपर हो गया। मन नहीं लग रहा क्या पढ़ने में, नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ, इतना हुआ। तो अब यहाँ से देखो, इसी को हम क्या कहेंगे, तराई कहेंगे। क्या कहेंगे, तराई कहेंगे, ठीक है। ये भांवर के दक्षिण में कम ढाल वाला 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है, कम ढाल वाली होती है। देखो ढाल कम होती है, यहाँ क्या होती है, ढाल कम होती है, ढाल कम है ना। तो इसके लिए जो यहाँ से पानी आया यहाँ रुक गया, तो जब यहाँ से पानी आया यहाँ रुक गया, यहाँ देखो गाद पहले से जमी थी, तो यहाँ पानी क्या हुआ, रुक गया। तो जो नदी आई तो ये दिखने लगी कि वापस की नहीं दिखने लगी, तो यहाँ नदी वापस दिखने लगती है। तो भांवर में गायब हो जाती है और तराई में दिखने लगती है। तो यहाँ से लिख सकते हो कि नदियाँ कम पारगमता के कारण, कम पारगमता मतलब पार करने की क्षमता, गमता के कारण नदियाँ पुनः दृश्यमान होती हैं, पुनः दृश्यमान होती हैं।
ठीक है। अब देखो ये क्या होता है कि ये नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ देखो बता ना कि यहाँ क्या हो जाएगा, नम हो जाएगा, पानी भरा रहेगा तो नम होगा। अच्छा यहाँ पानी बहुत दिन तक भर रहेगा तो क्या होगा, दलदल होगा। तो यह नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण, यह नम एवं दलदली क्षेत्र, यह नम एवं दलदली क्षेत्र है। अब यहाँ से देखो क्या हुआ कि यहाँ से जब बहुत सारा क्या होगा, यहाँ से मच्छर बहुत सारे होंगे, मच्छर फैलेंगे तो यहाँ से मलेरिया भी फैलेगा। आखिर ये बताओ मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, गड्ढे में होते हैं ना, जहाँ कीचड़ होता है, जहाँ दलदल होता है, वहाँ मच्छर पैदा होते हैं ना। तो यहाँ मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया बढ़ेगी। तो यानी किसी बीमार की पेटी के मलेरिया की पेटी कहेंगे, क्या कहेंगे, मलेरिया की पेटी कहेंगे, क्योंकि यहाँ मलेरिया का फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ से दलदल है। ठीक है, समझे। यहाँ ये खेती लिए उपयुक्त है, क्या है, पहले खेती के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन यहाँ खेती अब होती है, खेती के लिए उपयुक्त, कृषि के लिए यहाँ कृषि होती है। ठीक है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी है। तो ये कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त है। तो भावार्थ राय समझ में आया क्या है। अब क्या बचा तुम्हारा, उत्तर का मैदान काफी बड़े हैं क्या, अभी प्रायद्वीप पठार तो छोटे थोड़े हैं, वो भी और बड़े हैं। लोग क्या है, तो तीसरा हुआ हमारा खादर। देखो बाढ़ का मैदान क्या हुआ, बाढ़ का मैदान। ठीक, ये क्या होता है, बाढ़ का मैदान। तो ये बाढ़ का मैदान दो प्रकार से होता है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। ठीक है, एक क्या होगा, खादर होगा और एक होगा बांगर होगा, समझे। तो अब देखो क्या होता है कि बाढ़ मान लो इस क्षेत्र में आई, कौन से क्षेत्र में, देखो यहां से मान लो ये क्षेत्र है हमारा, ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है। ठीक, तो मान लो नदी जब बह रही है तो जब पानी इसमें अधिक होगा तो बाढ़ किस क्षेत्र में आएगी, जब मान लो पानी इसमें मान लो अधिक हो गया, ये पानी ये जा रही है, तो यहाँ से मान लो गाद आ गया, यहाँ से क्या होगा, मान लो यहाँ से देखो जब नदी बह रही है तो यहाँ से अवरोध आ गया, गाद आ गया, तो जब यहाँ गाद का निक्षेप हो जाएगा तो पानी ऊपर होने लगेगा, तो बाढ़ किस में आएगी, इसमें आ जाएगी, बाढ़ इस क्षेत्र में आएगी। इतना समझो पहले, बाढ़ इस क्षेत्र में आ जाएगी कि ना आएगी। देखो क्या हुआ कि जब नदी चल रही है तो जब बाढ़ आती है तो पहले कहाँ आएगी, जब कभी बाढ़ आएगी, जब अगर इसमें पानी ज्यादा ओवरलोड होगा तो बाढ़ आएगी कि नदी के क्या होगी, नदी के साइड ना आएगी बाढ़, और कहीं आएगी। इतना समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, नदी की साइड आएगी ना बाढ़। तो देखो क्या हुआ कि मान लो अब नदी का प्रवाह छोटा हो गया, तो अब मान लो नदी इत्ते में आई, कितने में आई, इत्ते में बहने लगी, ये नदी का प्रवाह अब क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक, तो नदी अब किस में बहने लगी, केवल इतने में बहने लगी, ये। ठीक है, तो अब बाढ़ आएगी तो कहाँ आएगी, इस साइड आएगी ना केवल। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो देखो, क्या हुआ कि ये मान लो नदी है, ये ठीक है, ये वाली नदी हुई, पहले इसका प्रवाह था इस साइड। ठीक, तो जब इस साइड प्रवाह था तो जो बाढ़ आएगी वो इस इलाके में आएगी, इस इलाके में आएगी, क्योंकि पानी यहाँ जब ओवरफ्लो होगा तो पानी इस साइड जाएगा। ठीक,
पाइप फट गया तो नीचे। जब बाढ़ आएगी तो पानी इस साइड जाएगा। तो मान लो अब नदी का जो मुहाना था या फिर नदी का जो वो था अब छोटा हो गया, यानी कि अब नदी केवल मान लो अब नदी का क्षेत्र ये सीमित हो गया, ये नदी का प्रवाह अब सिर्फ इतना हो गया। तो अब जब नदी बाढ़ आएगी तो सिर्फ इतने में ना आएगी बाढ़, तो मतलब ये क्षेत्र में आएगी, तो ये वाला क्षेत्र में। नदी आ गया। हाँ, अब मान लो इस क्षेत्र में ना आएगी बाढ़, हाँ, तो ये वाला क्षेत्र तो खाली रह गया है ना। अब इस क्षेत्र में तो बाढ़ आएगी नहीं, क्योंकि अब नदी का प्रवाह क्या है कि अब ये छोटा हो गया है। क्या हो गया है? छोटा हो गया है या फिर चेंज हो गया है। तो क्या होगा कि नदी का प्रवाह अब न बाढ़ आएगी तो किस क्षेत्र में आएगी? इस क्षेत्र में आएगी। अब ये पुराना हो गया, ये नया हो गया। इतना समझ में आया? तो अब देखो, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? बांगर कहलाएगा। क्या हिस्सा कहलाएगा? बांगर। और ये क्या कहलाएगा? खादर। तो यहाँ से देखो अंतर आता होगा एग्जाम में, तो यहाँ से अंतर लिख सकते हो कि बांगर और खादर में अंतर बताइए। तो यहाँ से लिखोगे पहला पॉइंट, ये नए बाढ़ का मैदान है। मतलब देखो ये अभी नए नए बने हुए, नए नए बने ना, ये अभी अभी आई है, तो ये नए बाढ़ का मैदान है। नए बाढ़ के मैदान है। ये इसका लिख सकते हो कि पुराने बाढ़ के मैदान है। पुराने बाढ़ के मैदान है। तो यहाँ देखो जो बाढ़ आएगी, यहाँ बाढ़ प्रतिवर्ष आती है। यहाँ बाढ़ क्या होती है? प्रतिवर्ष आती है, मतलब कि हर साल आती है, प्रतिवर्ष आती है। और यहाँ जो बाढ़ होती है, यहाँ बाढ़ कभी कभार आती है, तीज त्योहार, ठीक है, कभी कभार आती है। अंतर याद कर लेना, खादर और बांगर में अंतर 4-5 पॉइंट। अब देखो क्या होता है कि ये वाली जो ये ऊंचे होते हैं। देखो जब ये निक्षेप आएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये अवसाद हो जाएगा, तो ये धीरे 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 भर जाएगा। तो ये इससे नीचे ऊंचे होंगे। ये क्या होंगे कि जहाँ बाढ़ का मैदान आएगा तो मतलब कि वो नदी के बराबर होगा, और जहाँ बाढ़ नहीं आएगा तो वहाँ नदी से थोड़ा ऊंचा होगा ना। तो ये क्या होता है कि ये ऊंचे होते हैं और ये क्या होते हैं? नीचे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? ये ऊंचे होते हैं और वो क्या होते हैं? नीचे होते हैं। तो ये जलोढ़ मैदान के ऊंचे भाग होते हैं और ये जलोढ़ मैदान के नीचे भाग होते हैं। ये ऊंचे जलोढ़ मैदान जो होता है हमारा, नीचे भाग है, निचले भाग, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती है। और ये जलोढ़ मैदान के उछले भाग हैं, जलोढ़ मैदान के अब देखो, अब जहाँ हर साल बाढ़ आएगी तो वहाँ हर साल अब छेप आएगा, हर साल नई नई चीज आएगी, तो वो ज्यादा क्षेत्र जो होगा तो वो क्या होगा? ज्यादा उपजाऊ होगा। और जहाँ कभी कभार बाढ़ आती है तो उसकी जो उपजाऊ क्षमता थी, एक बार खेती कर लिए तो उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो गई? खत्म हो गई। अब उसमें उपजाऊ क्षमता उतनी नहीं रही, ठीक है। तो खादर में क्या होगा कि कृषि ज्यादा होगी, क्योंकि ये अत्यधिक उपजाऊ भूमि होती है। जो बागर होती है वो कम उपजाऊ भूमि होती है। क्यों? क्योंकि जो बाढ़ का मैदान होता है, जो बाढ़ होती है वो हर साल नए नए निक्षेप लेती है, नए नए अवसाद लाती है, तो ज्यादा वो हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। समझ में आ रहा कुछ? नहीं आ रहा? चौथा देखो, ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, ये कम उपजाऊ क्षेत्र। चार अंतर याद हो गए ना? अब यहाँ से अत्यधिक खेती होती है, ये लिख लो कि यहाँ से अत्यधिक खेती होती है। अत्यधिक खेती,
अत्यधिक खेती यहाँ लिख दो, यहाँ अपेक्षा कम खेती। कम कृषि, यहाँ भी कम कृषि, अत्यधिक कृषि। तो ये याद हो जाएगा ना अब कि जलोढ़ का मतलब कि जलोढ़ का मैदान क्या है और ये बाढ़ का मैदान। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 4 अंतर हैं, हमने सरल सरल अंतर लिखे जो कि रटने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसमें किताब में अंतर लिखे नहीं है, तो हमने इसके हिसाब से अंतर बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद कर लेना। अब जैसे एक और क्षेत्र है तुम्हारा, डेल्टा का क्षेत्र है, डेल्टा का मैदान। डेल्टा का मैदान जो होता है मैदान होंगे ना, वो इस साइड होंगे, ये यहाँ। ताकि देखो जैसे यहाँ से गंगा नदी आई, ये गंगा नदी आई और यहाँ डेल्टा बना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आई और इन दोनों मिलकर यहाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ डेल्टा का मैदान, ये वाला हुआ डेल्टा का मैदान। ठीक है, डेल्टा का मैदान समझ में आया? कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे, ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है ना यहाँ, तो डेल्टा में से बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बंगाल की खाड़ी में ना, अरब सागर में डेल्टा नहीं बनते, यहाँ बनेंगे सिर्फ बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से ये डेल्टा का मैदान हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो होता है डेल्टा का मैदान और जो त्रि मैदान है वो खत्म होता है। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो एक बार अच्छे से आप वीडियो ये क्या पढ़ लेंगे, किताब पढ़ लेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।